Hello and welcome. This is the fifth part of the chapter Challenges to Nation Building. In the previous four parts, I have explained the entire chapter except one topic, that is reorganization of the states. And in this video, I am going to explain the reorganization of states. Okay, it is a very important topic from the point of view of exams. A lot of 1 markers and 4 markers are asked from this portion. So let's begin. First of all, the meaning of reorganization of a state. So reorganization simply means rearranging the state. Okay, so till now in the chapter you have seen that the government of India, the interim government under Sardar Vallabhbhai Patel, who was the home minister under that interim government, they were successful in integrating about 565 princely states. Okay, तो 565 princely states का integration हो गया था, but in these princely states the people were living together, like different linguistic groups were living together. तो जो भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले लोग थे वो सब एक साथ रह रहे थे. तो एक नीड थी कि इन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे फिर से ऑर्गेनाइज किया जाए. अब ऐसी नीड जो थी, वो ऐसी डिमांड जो थी, इट केम फ्रॉम द साइड ऑफ पीपल देमसेल्व्स. फाइन. और इसका एक बैकग्राउंड देखते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है. तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, दिस प्रिंसिपल वाज इन अ वे एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. So in the Nagpur session of the Congress that happened in 1920, this principle was accepted that the states should be organized on the basis of language. Like one linguistic group should form one state. That was considered to be good for the sake of administration also, and for the sake of maintaining the cultural distinctiveness of that group also. ठीक है. तो अगर हम एक स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म करेंगे तो वो ग्रुप जो है वो अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को अपने तरीके से आगे बढ़ा सकता है. तो इट इज़ गुड फॉर द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री. सो दिस प्रिंसिपल वाज एक्सेप्टेड, और ये कहा गया था कि इन फ्यूचर जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो ऐसा ही किया जाएगा. बट 1920 से 1947 आते आते द सिचुएशन चेंज्ड अ लॉट. अब ये जो 1947 का इंडिया था, 1947 का इंडिया था, इसमें कम्युनल राइट्स हो रहे थे. रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारे दंगे हो रहे थे. तो इस समय जो लीडर्स थे उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे फिर से स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाना शुरू कर देंगे, देन इट मे लीड टू फर्दर वायलेंस इन द कंट्री. ओके, तो ये फिर से देश को बांटने जैसी बातें होने लगेंगी यहाँ पर, और ये ठीक नहीं होगा. So that is why they just kept silent over it. But then a movement arose in the southern part of India. That was the विशाल आंध्रा movement. तो ये मूवमेंट शुरू होता है मद्रास प्रोविंस के तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में. ठीक है. तो अगर आप इसको अब मैप में देखना चाहें तो ये देखिए, ये रहा आपका मद्रास प्रोविंस. ये एक ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस था, और इसके ये जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे ये थे. फिर हैदराबाद के कुछ तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, फिर आपके इधर मैसूर स्टेट में भी कुछ थे. तो ये सारे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज में ये मूवमेंट शुरू हो गया, विच वॉज कॉल्ड द विशाल आंध्रा मूवमेंट. ये मूवमेंट क्या था? दे वर डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ a state for the Telugu speaking people. Okay, so these areas included the some part of the present day Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka. ठीक है, उस समय का. अब ये जो है they started demanding a separate state for the Telugu speaking areas, and the movement was led by Potti Sriramulu. ये हैं Potti Sriramulu. ये he was a veteran Gandhian and a Congress leader. तो गांधी जी की तरह ही इस डिमांड को लेकर ही स्टार्टेड इंडेफिनिट फास्ट, और ये फास्ट बहुत दिनों तक चला. बट आफ्टर 56 days ऑफ फास्टिंग ही डाइड. तो 56 days फास्ट के बाद उनकी डेथ हो जाती है, विच और जब उनकी डेथ के साथ ही लोगों का जो सब्र था वो टूट गया, एंड इट लेड टू वाइड स्प्रेड वायलेंस.
in that region. तो violent outburst in Andhra region occurred और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी वो प्रेशर में आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो प्रेशर में आ गई। मद्रास लेजिस्लेचर के कई जो मेंबर्स थे उन्होंने भी अपनी सीट से रिजाइन कर दिया एंड देन प्राइम मिनिस्टर नेहरू अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन दिसंबर 1952. Okay, so Andhra Pradesh becomes the first state to be organized on the basis of language in India. This was the first state to be reorganized. ये आपका आता है 1 मार्क के लिए. Okay, in December 1952. बट आंध्र प्रदेश के रिकॉग्निशन के साथ ही, इनके रीऑर्गेनाइजेशन के साथ ही, जैसे ही इनकी डिमांड पूरी हुई, जो दूसरे पार्ट्स थे इंडिया के कंट्री के, वहाँ से भी सिमिलर डिमांड्स आनी शुरू हो गई। तो उस पर ये कार्टून बहुत अच्छा, आपकी 11th की बुक में भी ये कार्टून है, 12th में भी है। जवाहरलाल नेहरू इज सीन सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ओके, तो जैसे ही एक स्टेट बनता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वैसे ही बाकी हर तरफ से लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स के बाइफर्केशन की डिमांड आने लगी कि इस स्टेट को डिवाइड करके ये स्टेट बनाया जाए। इन सारी डिमांड्स को देखते हुए द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953. दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट SRC, द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, अगेन फॉर 1 मार्क. Okay, for redrawing the boundaries of the state. This State Reorganization Commission, the first SRC, gives its report in 1956. Okay, तो इनकी रिपोर्ट आई 1956 में और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स की बाउंड्रीज को बनाया जाना चाहिए और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट्स का और तब बनते हैं 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. ओके, तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं आफ्टर द फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. फाइन, तो ये होता है. अब इस मैप को अगर आप कंपेयर कर लीजिए, ये मैप है जो कि प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन के बाद था और ये है प्रेजेंट मैप. फाइन, अब इस मैप और इस मैप में जमीन आसमान का फर्क है. इस मैप में अगर आप देखेंगे तो एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज, 9 यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, 28 स्टेट हुए आपके जम्मू एंड कश्मीर के यूटी में कन्वर्ट होने के बाद. तो जो लास्ट क्रिएशन है यूटी का वो आप देखते हैं इन अगस्त 2019. In August 2019, by the Jammu and Kashmir Reorganization Act, the state of Jammu and Kashmir was divided. Okay, and 2 union territories were created. One was Jammu and Kashmir and the other is Ladakh. Okay, so by this now we have 28 states and 9 union territories in the country. अब इसके पहले का अगर आप देखें 2019 के पहले 2014 में बना था तेलंगाना. ओके, तेलंगाना इन 2014 by dividing the state of आंध्र प्रदेश. फाइन, उसके पहले अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, 3 स्टेट्स एक साथ बने थे. दैट वाज इन द ईयर 2000. तो 2000 में बनते हैं, ईयर 2000 में उत्तराखंड बाय डिवाइडिंग उत्तर प्रदेश, झारखंड, सी दिस झारखंड बाय डिवाइडिंग बिहार एंड छत्तीसगढ़ बाय डिवाइडिंग मध्य प्रदेश. तो 3 स्टेट्स वर क्रिएटेड टुगेदर, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इन द ईयर 2000. ठीक है, अब अगर आप इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद देखें, आंध्र प्रदेश बना 1952 में और 1956 में फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन होता है. 1960 में ये था पूरा स्टेट ऑफ बॉम्बे.
ये जो आप देख रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र, तो स्टेट ऑफ बॉम्बे को डिवाइड किया गया 1960 में और क्रिएट किया गया गुजरात फॉर द गुजराती स्पीकिंग पीपल एंड महाराष्ट्र फॉर द मराठी स्पीकिंग पीपल। देन एक बहुत बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1966 में ऑफ पंजाब। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल, तो पंजाब से इस हिमाचल को और हरियाणा को अलग किया गया था and this was done in 1966. So Punjab was divided and two new states of Himachal and Haryana were created. उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का बहुत बार रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो मेनली जो स्टेट कार्व आउट हुए हैं वो आसाम से कार्व आउट हुए हैं। सबसे पहले हुआ था 1972 में। इसमें हुआ था आपका मणिपुर, मिजोरम और मेघालय, हाँ इसका हुआ था। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश को क्रिएट किया गया। इस तरह से आसाम से कार्व आउट करके यहाँ पे काफ़ी पूरा नॉर्थ ईस्ट को क्रिएट किया गया। नाउ देयर आर 7 states here known as the 7 sisters. So time to time such reorganization have taken place and mainly on the basis of language, but with time it is realized that not only language, सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं क्रिएट हुए हैं, लैंग्वेज तो है ही एक बेसिस, इसके अलावा डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिस ऑल्सो हैज़ बिकम। तो अगर आप 2000 वाला ये रीऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, उत्तराखंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ जो क्रिएट किया था, द डिमांड देयर वाज बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये रीजन्स कह रहे थे कि हम मिनरल्स में वी आर वेरी रिच इन रिसोर्सेज, डिस्पाइट दैट वी आर वेरी मच बिहाइंड in economic development. So therefore they demanded that they should be given separate statehood. Okay, तो ये this is how you see the current picture in short and very briefly I have tried to explain it. अब the question is that why reorganization? Is it good to create new states on the basis of language or culture or economic development? तो देखिए द एक्सपीरियंस जो हमारा हुआ है इतने साल का आज़ादी के बाद का आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट शोज दैट इट हैज़ एक्चुअली बीन गुड। ओके, तो इसमें कोई अभी तक नुकसान नहीं दिखा है। First of all, it strengthens democracy. I have given this because sometimes this is asked as a question that critically evaluate the linguistic principle of the division of the states. So it strengthens democracy. Democracy doesn't only mean that you create a democratic government or you conduct election. Democracy means people's participation in the governance and in the decision making of the country. So when you create new states, when you fulfill the demands of people, then it means that people's wishes are being given prime importance in the country. Okay, so that is how it strengthens democracy. It maintains unity and integrity. Suppose one part of the country wants separate statehood and for that they are demanding and you don't grant it, then what will happen? They will start thinking of leaving the union altogether. So doing this, creating more and more state, fulfilling the regional aspirations of the people, aspirations of people in different regions of the country, that actually strengthens the unity of the nation. Okay, then balanced economic development. I just told you that 3 states basically were created, Uttarakhand, Jharkhand and Chhattisgarh, because of the demand of balanced economic development. Okay, so and it has been shown that after the creation of these states, they developed very fast economically. They came up very fast. So the experience shows that this actually has proved to be fruitful. Then it promotes cultural diversity, giving recognition to different linguistic groups, different cultural groups, giving them participation in government,
एक्चुअली स्ट्रेंथन्स द कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला हमारा एक मोटो है वो फुलफिल होता है ऐसा करने से। तो फिर है आपका इंक्रीज रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। सो इफ यू सी द पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन, it has largely changed because of the creation of new and new states. Some regional parties have become very powerful, जैसे कि आप JMM है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये बहुत बड़ी पार्टी बन गई। उसके बाद से पंजाब में जो अकाली दल है वो बहुत स्ट्रांग हो गई। तो क्रिएशन, जैसे आप तेलंगाना में जो TRS है, तो ये जो पार्टीज हैं ये देखा गया कि बहुत स्ट्रांग हो गई आफ्टर द क्रिएशन ऑफ देयर सेपरेट स्टेट। एंड नॉट ओनली दैट, दे स्टार्टेड प्लेइंग अ मेजर रोल इन द सेंट्रल पॉलिटिक्स, इन द सेंटर पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन ऑल्सो। सो जो अकोमोडेशन है, जो रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच, इससे इम्प्रूव हुआ है। Okay, so if overall if you see, that has strengthened the nation बाय एंड लार्ज। बट ये भी है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि सारी डिमांड्स फुलफिल हो गई हैं। जो मैप ये वाला जो एस्पायरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया यहाँ पे मैंने दिया है, जस्ट टू शो यू दैट देयर आर मेनी स्टेट्स, अभी भी बहुत सी जगह से स्टेट्स के क्रिएशन की डिमांड है। यूपी में जैसे आपके हरित प्रदेश, यहाँ पर उत्तम प्रदेश और पूर्वांचल की डिमांड है। तो अगर ये डिमांड फुलफिल होती है तो 3 पार्ट में यूपी डिवाइड हो सकता है। फिर उसके बाद गुजरात में सौराष्ट्र की डिमांड हो रही है, यहाँ पे एक सेपरेट स्टेट की। उसके बाद महाराष्ट्र में आपकी विदर्भ की डिमांड हो रही है, विदर्भ स्टेट की। इसके बाद आसाम में बहुत पुराना ये मूवमेंट चला आ रहा है बोडोलैंड का, वहाँ पे बोडोलैंड नाम से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। बिहार का अगर ये नॉर्दर्न रीजन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे गोरखालैंड की डिमांड हो रही है। तो इस तरह से बहुत सारी डिमांड्स अभी भी हैं। तो एक क्वेश्चन तो है वहाँ पे, एक क्वेश्चन मार्क तो है, दैट इफ वी स्टार्ट फुलफिलिंग सच एस्पिरेशंस, बिल्कुल गिविंग देम देयर स्टेट्स, देन द कंट्री विल सी ऑलमोस्ट 50 to 70 states or maybe more than that. So we need to put a restrain on that also, कि उसको हम किसी और तरीके से उस रीजनल एस्पिरेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा, दैट द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इज इंटायरली अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करती है किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करना, स्टेटहुड से उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देना, या 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक नया स्टेट बना देना, या प्रेजेंट स्टेट को डिवाइड कर देना, या किसी स्टेट का नाम बदल देना। ऑल दैट इज डन ओनली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल जो पार्लियामेंट होती है वो उस पर डिसाइड करती है, एक्ट पास करती है, इसमें स्टेट्स का रोल नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, बिफोर द beginning of the exercise there is a box in I think brown color, and the box is fast forward का वो box है, in which you have got the year during which different states were created. तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट, उसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, बिकॉज इन विच ईयर विच स्टेट वॉज क्रिएटेड बाय पार्टनरिंग, बाय डिवाइडिंग विच स्टेट, दैट यूजुअली कम्स एज मैच द कॉलम्स। तो मैच द कॉलम्स में ये बहुत पूछते हैं, जैसे पंजाब किस ईयर में क्रिएट हुआ और महाराष्ट्र किस ईयर में क्रिएट हुआ, महाराष्ट्र किसको बाइफरकेट करके क्रिएट हुआ, ये सब 1 मार्कर में मैच द कॉलम्स में आ जाता है। ओके, सो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सो दैट्स विद दिस चैप्टर इज़ completed. Give me your feedback and any query you have, any explanation you want more on the chapter, anything that you couldn't understand well, let me know in the comment section and I'll come back to that. I try to answer all your comments. अगर मैं किसी का उसमें छूट जा रहा है then I'm very sorry, but I try to solve your queries whatever you ask. So thank you for watching. Keep studying, keep listening. Bye bye.